शिक्षा दर्शन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जानेंगे भाषाओं का वर्गीकरण और उसके अंतर्गत आने वाले आकृति मूलक का वर्गीकरण के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषाओं का वर्गीकरण के विषय में। किसी भी विषय अथवा वस्तु के वर्गीकरण के अध्ययन के समय उसे समझने समझाने में सहायता मिलती है। दोस्तों, किसी भी विषय या वस्तु के वर्गीकरण का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे समझने समझाने में सहायता मिलते हैं। ज्ञान अखंड है, मगर उसका अध्ययन करते समय उसका विभाजन या खंड खंड करके अध्ययन किया तो सौकर्य आता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान अखंड है, इसका कोई अंत नहीं है। यदि इसका अध्ययन हम लोग करते हैं या उसका विभाजन करते हैं या खंड खंड करते हैं, खंड खंड करके उसका अध्ययन करते हैं, तो वह सौकर्य के अंतर्गत आता है। इसी वास्तविकता एवं व्यवहारिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर संसार की भाषाओं के अध्ययन के लिए भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। संसार में बोली जाने वाली भाषाओं की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है, किंतु अनुमान किया जाता है कि लगभग 3000 भाषाएं हैं। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि संसार में बोली जाने वाली भाषाएं ज्ञात नहीं है, किंतु अनुमान से कहा जा रहा है कि लगभग 3000 भाषाएं हैं। इतनी भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति की कल्पना भी व्यर्थ है। इतनी बड़ी संख्या में जानने वाले भाषाओं के व्यक्ति की कल्पना करना भी व्यर्थ है। 5-10 तक भाषाएं जानने वाले लोग अपवाद के रूप में मिलते हैं। संसार में जो इतनी भाषाएं, उसके वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। दोस्तों, 5-10 तक भाषाएं जानने वाले ही लोग अपवाद के रूप में मिल जाते हैं, और संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उसके वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है, हम लोग जानते हैं। पहला है महाद्वीप के आधार पर। इसके अंतर्गत एक महाद्वीप के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं आती है, जैसे यूरोपीय भाषाएं, एशियाई भाषाएं आदि। दोस्तों, यदि हम महाद्वीपीय के आधार पर बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं हैं वह यूरोपीय भाषाएं और एशियाई भाषाएं आते हैं। दूसरा, देश के आधार पर। इस वर्गीकरण के अंतर्गत एक ही देश के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं आती है, जैसे भारतीय भाषाएं, चीनी भाषाएं। देश के आधार पर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आने वाली भाषाएं देश के अंदर की भाषाएं, बोली जाने वाली भाषाएं आती है, जो भारतीय भाषाएं और चीनी भाषाएं है। तीसरा है काल के आधार पर। यह वर्गीकरण काल के आधार पर। यह वर्गीकरण काल का खंड बनाकर किया जाता है, जैसे प्रागैतिहासिक भाषाएं, मध्यकालिक भाषाएं, आधुनिक भाषाएं आदि। काल के आधार पर यदि बात करें तो इसके अंतर्गत काल को खंड खंड बना करके किया जाता है, जैसे कि प्रागैतिहासिक भाषाएं, मध्यकालिक भाषाएं और आधुनिक भाषाएं आदि हैं।
चौथा, धर्म के आधार पर भी भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे हिंदू भाषाएं, ईसाई भाषाएं आदि। धर्म के आधार पर यदि बात करें तो इसके अंतर्गत भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वह हिंदू भाषाएं, ईसाई भाषाएं आदि। पांचवा, आकृति या रूप के आधार पर, आकृति या रूप के वर्गीकरण के आधार पर, जैसे अयोग्यात्मक भाषाएं, योग्यात्मक भाषाएं, आकृति या रूप के आधार पर। इसके अंतर्गत जो वर्गीकरण के आधार हैं वह अयोग्यात्मक भाषाएं और योग्यात्मक भाषाएं हैं। छठा है परिवार के आधार पर। इसमें एक परिवार के भाषाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसका आधार एक ही परिवार रहता है, जैसे द्रविड़ परिवार और भारोपीय परिवार की भाषाएं आदि। परिवार के आधार पर यदि वर्गीकरण की बात करें तो इसके अंतर्गत एक ही परिवार आता है, जो कि द्रविड़ परिवार, भारोपीय परिवार की भाषाएं आदि हैं। सातवां है प्रभाव के आधार पर किए गए वर्गीकरण के आधार पर, जैसे संस्कृत प्रभावित, फारसी प्रभावित भाषाएं आदि। प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत इसके वर्गीकरण के आधार पर जैसे जो भाषाएं आती है वह संस्कृत प्रभावित, फारसी प्रभावित भाषाएं आदि हैं। इस तरह भाषाओं के वर्गीकरण के 7 आधार किए जा सकते हैं, किंतु इनमें से आकृति या रचना के आधार पर या आकृति मूलक और परिवार के आधार पर किया गया वर्गीकरण विशेष महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस तरह के भाषाओं का जो वर्गीकरण है वह 7 प्रकार से किया जा सकता है, और इसके अंतर्गत आकृति या रचना के आधार पर, आकृति मूलक और परिवार के आधार पर किया गया वर्गीकरण विशेष महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इन दोनों पर अब विस्तृत विवेचन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आकृति हम लोग जानेंगे आकृति मूलक का वर्गीकरण के विषय में। जो वर्गीकरण पद, रूप और रचना पर आधारित हो उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। जो वर्गीकरण पद, रूप और रचना पर आधारित हो उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। इसी के आधार पर इसे अन्य नाम दिए हैं। इसी के आधार पर आकृति मूलक के अन्य नाम भी दिए गए हैं, जिसमें है पदात्मक, रूपात्मक और संरचनात्मक आदि। इस वर्गीकरण का आधार संबंध तत्व से है। इस वर्गीकरण का जो आधार है वह संबंध तत्व से है। किसी भी भाषा में प्रमुख 2 तत्व होते हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व। किसी भी भाषा की बात की जाए तो इसमें प्रमुख 2 तत्व होते हैं। पहला है अर्थ तत्व और दूसरा है संबंध तत्व। इसमें से अर्थ तत्व वस्तुओं, कार्यों या विचारों का अर्थ सूचित करता है, और संबंध तत्व यह अर्थ तत्व में परस्पर संबंध जोड़ता है। अर्थ तत्व की बात की जाए तो इसमें वस्तुओं, कार्यों और विचारों का अर्थ सूचित करते हैं, और संबंध तत्व की बात की जाए तो इसके अंतर्गत परस्पर संबंध को जोड़ते हैं। जैसे लड़के सुबह को मोटर साइकिल से जाएंगे। इस वाक्य में लड़के सुबह मोटर साइकिल और जाना आदि अर्थ तत्व हैं।
तथा को से और येंगे संबंध तत्व हैं। लड़के सुबह मोटरसाइकिल से जाएंगे। इस वाक्य में लड़के, मोटरसाइकिल आदि जो हैं वह अर्थ तत्व हैं, और को से और येंगे संबंध तत्व हैं। और अर्थ तत्व में संबंध तत्व जोड़ने की प्रक्रिया को पद रचना कहते हैं। अर्थ में संबंध तत्व को जोड़ने की प्रक्रिया को पद रचना कहते हैं। विवेचित वाक्य में लड़के और मोटरसाइकिल अर्थ तत्व को किस प्रकार से एक दूसरे को साथ बांधा गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शब्दों को स्पष्ट करने और उनका अर्थ जानने उसमें विभक्ति जोड़ी जाती है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शब्दों को स्पष्ट करने के लिए उनके अर्थ को जानने में विभक्ति को जोड़ा जाता है। इस क्रिया में वाक्य रचना हमारे सामने स्पष्ट होती है। लड़के, मोटरसाइकिल और जाना इनका रूप धातु में किन प्रत्ययों के योग से बना है। इस क्रिया में वाक्य रचना हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है कि लड़के, मोटरसाइकिल और जाना इनका रूप धातु में किन प्रत्ययों के योग से बना है। पद रचना किस प्रकार हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाक्य रचना आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार हैं। यहाँ पद रचना किस प्रकार हुई है, इस प्रकार से हम देखते हैं वाक्य रचना आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार हैं। इस तरह आकृति मूलक वर्गीकरण में शब्द के रूप बनाने की पद्धति के आधार पर जो भाषाएं समानता रखती है वे एक वर्ग की होती है। इस प्रकार से आकृति मूलक वर्गीकरण में जो शब्द रूप बनने की पद्धति हैं उनके आधार पर जो भाषाएं समानता रखते हैं वे एक वर्ग की होती है। जिन भाषाओं में पदों या वाक्यों की रचना का ढंग एक जैसा होता है उनमें आकृति मूलक साम्य होता है, उन्हें ही एक वर्ग में रखा जा सकता है। जिन भाषाओं या पदों में वाक्यों की रचना सही ढंग से होता है उनमें आकृति मूलक होते हैं, उन्हें एक वर्ग में रखा जा सकता है। इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि पद रचना और वाक्य रचना को आधार बनाकर जो वर्गीकरण होता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पद रचना और वाक्य रचना को आधार बनाकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। संसार की भाषाओं को एक वर्गीकरण के आधार पर कई वर्गों में रखा गया है, किंतु वे विशेष लाभकारी नहीं होंगे। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी का वर्गीकरण के आधार पर कई वर्गों में रखा गया है, किंतु वे विशेष लाभकारी नहीं होंगे। संक्षेप में बताना आवश्यक है, इसलिए आकृति मूलक वर्गीकरण के दो भेद करना सुविधाजनक होगा। इस प्रकार से आकृति मूलक वर्गीकरण के दो भेद करना सुविधाजनक होगा। पहला अयोग्यात्मक और दूसरा योग्यात्मक। पहला योग्यात्मक भाषाएं
जिन भाषाओं में प्रत्यय, विभक्ति, उपसर्ग या प्रसर्ग जैसी कोई चीज़ या संबंध तत्व नहीं होता, उन्हें अयोग्यात्मक भाषाएं कहते हैं। जिन भाषाओं में प्रत्यय, विभक्ति, उपसर्ग और प्रसर्ग जैसी भाषाओं का कोई चीज़ या संबंध तत्व नहीं होता, उन्हें भाषाएं कहते हैं। इन भाषाओं के प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र सत्ता होती है और वाक्य में शब्दों को प्रयुक्त होने पर भी वह सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। इन भाषाओं में शब्द की स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र सत्ता होती है, अपना अधिकार होता है और वाक्य में शब्दों को प्रयुक्त होने पर भी उनका सत्ता ज्यों का त्यों रहती है। अर्थात शब्दों का व्याकरणिक विभाजन नहीं होता। संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, क्रिया विशेषण आदि को कोटियाँ नहीं होती। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का स्थान नहीं होता। एक शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि सभी का कार्य करता है। एक शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि सभी के कार्य करते हैं। ऐसी भाषाओं को स्थान प्रधान भाषाओं की संज्ञा दी जाती है। ऐसी भाषाओं को स्थान प्रधान की भाषाओं की संज्ञा दी जाती है। इसे एकाक्षर भी कहा जाता है। इसे एकाक्षर भी कह सकते हैं। विश्व में चीनी भाषा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। विश्व में जो है चीनी भाषा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उदाहरण में देखें तो इसमें है नगो, मैं, ता, मारना, नी, तुम। इन शब्दों से नगो, ता, नी, मैं मारता हूँ तुमको, इस वाक्य का अर्थ पदक्रम पर आधारित है। इन शब्दों में मैं मारता हूँ तुमको, इसका अर्थ, इस वाक्य का अर्थ पदक्रम पर आधारित है। नी, ता, नगो, तुम मारते हो मुझको, हिंदी का एक उदाहरण देखते हैं। सांप मेढक खाता है, इस वाक्य में कर्ता सांप है और कर्म मेढक। अब मेढक सांप खाता है, यहाँ मेढक कर्ता बन गया और सांप कर्म। यदि एक हिंदी उदाहरण को देखें तो इसमें सांप मेढक खाता है, इस वाक्य में कर्ता सांप है और कर्म मेढक है। अब मेढक सांप खाता है, यहाँ मेढक कर्ता बन गया और सांप कर्म बन गया। यह सब स्थान भेद के कर्तृत्व और कर्म का कोई भेद चिन्ह शब्दों के साथ लगा नहीं है। इन दोनों उदाहरणों से बात स्पष्ट हो गई है कि हिंदी योग्यात्मक भाषा है। इन दोनों उदाहरणों से बात स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी योग्यात्मक भाषा है। हिंदी में ऐसे वाक्य अपवाद ही हैं। हिंदी में इस प्रकार की भाषाएं अपवाद के रूप में है। हिंदी का उदाहरण केवल समझाने के लिए दिया था। यहाँ पर हिंदी का उदाहरण केवल समझने के लिए दिया गया था। योग्यात्मक भाषाओं में वाक्य विन्यास की स्वाधीनता रहती है, किंतु अयोग्यात्मक भाषाओं में नहीं होती। योग्यात्मक भाषाओं में वाक्य विन्यास की स्वाधीनता रहते हैं।
परंतु अयोग्यात्मक भाषाओं में वाक्य विन्यास की स्वाधीनता नहीं रहती है। अयोग्यात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है जो कि चीनी भाषा है। चीनी के अतिरिक्त तिब्बती, वर्मी, मयामी, अनामी तथा सूडानी, अफ्रीका से सूडान देश की भाषा आदि भाषाएं इस वर्ग में आती है। अयोग्यात्मक वर्ग की जो प्रतिनिधि भाषा चीनी है, इसके अंतर्गत चीनी भाषा के अतिरिक्त तिब्बती, वर्मी, सियामी, अनामी तथा सूडानी आदि भाषाएं इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अयोग्यात्मक वर्ग की भाषाओं की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है। अयोग्यात्मक वर्गों की भाषाओं की जो कुछ विशेषताएं हैं इस प्रकार से है। पहला है, योग्यात्मक भाषाओं के पदक्रम का सर्वोपरि महत्व होता है। अयोग्यात्मक भाषाओं का जो शब्द क्रम है वह सबसे ज़्यादा महत्व होता है। नगो ता नी और नी ता नगो दोनों के अर्थ अलग अलग निकलेंगे। अर्थभेद पदक्रम पर आधारित है। ये जो शब्द हैं इन दोनों के अर्थ अलग अलग निकलेंगे और इनके अर्थभेद के पदक्रम पर आधारित हैं। दूसरा है, अयोग्यात्मक भाषाओं में शब्दों के व्याकरणिक भेद नहीं होते, अतः एक ही शब्द प्रयोग के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि कुछ भी हो सकता है। जैसे ता महान विशेषण, महता भाववाचक संज्ञा, महान होना क्रिया, महता के साथ क्रिया विशेषण। अयोग्यात्मक भाषाओं में व्याकरणिक भेद नहीं होते हैं, लेकिन इनमें एक ही शब्द प्रयोग के अनुसार जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि ता बराबर महान जो कि विशेषण है, महता भाववाचक संज्ञा है, महान होना क्रिया है, माता के साथ क्रिया विशेषण है। अर्थात इन भाषाओं का व्याकरण ही नहीं होता। तीसरा, इन भाषाओं के शब्दों में प्रत्यक्ष या विभक्ति नहीं जोड़ी जाती, अर्थात शब्दों की निष्पत्ति कुछ जोड़कर नहीं की जाती है। इन भाषाओं के जो शब्द हैं उनमें प्रत्यय या विभक्ति को नहीं जोड़ा जाता है। इनके शब्दों की निष्पत्ति या समाप्ति कुछ जोड़ करके नहीं किया जाता है। चौथा है, स्वभेद में एक शब्द के अनेक भेद हो जाते हैं जिसके अलग अलग अर्थभेद हैं। स्वभेद में शब्द के अनेक भेद हो जाते हैं जिनके अलग अलग भेद होते हैं। पांचवा है, अयोग्यात्मक भाषाओं में निपातों अवयवों की भी प्रयोग होता है। जैसे चीनी में चू भाववाचक निपात है, इसे विशेषण के साथ लगाएं तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अयोग्यात्मक भाषाओं में अवयवों का भी प्रयोग हुए हैं। जैसे कि चीनी भाषा में चू भाववाचक निपात है, इसमें विशेषण के साथ लगाए गए जो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि हाउ बराबर अच्छा, हाउ चू बराबर अच्छाई, चाड़ बराबर लंबा,
चारचू बराबर लंबाई। और एक उदाहरण देखा जा सकता है, यानी निपात से पद या वाक्य रचना की पद्धति समझ में आना सहज होगा। और एक उदाहरण को देखें तो इनमें निपात से पद या वाक्य रचना की पद्धति समझ में सहजता से आएगा। जिन बराबर मनुष्य तो बराबर कई मनुष्यों के लिए तो जिन कहा जाता है, चीनी भाषा का उदाहरण है। जिन बराबर मनुष्य तो बराबर कई, यहाँ कई मनुष्यों को तोजिन कहा जा रहा है। यह जो है चीनी भाषा का उदाहरण है। छठा है, अयोग्यात्मक भाषाओं के शब्द एक अक्षर के होते हैं। अयोग्यात्मक भाषाओं का जो शब्द हैं वह एक अक्षर के होते हैं। दूसरा, अयोग्यात्मक भाषाएं, अयोग्यात्मक शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इस वर्ग की भाषाओं में प्रत्यय विभक्ति के योग से शब्दों की निष्पत्ति होती है, यानी संबंध तत्व आदि जोड़कर शब्द और वाक्य की निष्पत्ति की जाती है। अयोग्यात्मक शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ग की जो भाषाओं में प्रत्यय विभक्ति के शब्दों की जो निष्पत्ति होती है, उनमें संबंध तत्व आदि जोड़कर शब्द और वाक्यों की निष्पत्ति की जाती है। इसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व एक दूसरे से मिले रहते हैं। योग्यात्मक के प्रमुख 3 भेद हैं। को है अश्लिष्ट योग्यात्मक, दूसरा है श्लिष्ट योग्यात्मक और गौ है प्रश्लिष्ट योग्यात्मक। अश्लिष्ट योग्यात्मक में अर्थ तत्व के साथ प्रत्यय या विभक्ति का योग होता है। अश्लिष्ट योग्यात्मक में अर्थ तत्व के साथ प्रत्यय या विभक्ति का योग होता है। प्रश्लिष्ट में रचना तत्व और अर्थ तत्व का ऐसा संयोग रहता है कि उनका अंतर करना सुकर नहीं होता। प्रश्लिष्ट में रचना तत्व और अर्थ तत्व का ऐसा संयोग रहता है कि उनका अंतर करना मुश्किल हो जाता है। को है अश्लिष्ट योग्यात्मक। अश्लिष्ट योग्यात्मक भाषाओं में प्रकृति एवं प्रत्यय, संबंध तत्व और अर्थ तत्व इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि दोनों का पार्थक्य दिखाई पड़ता है। अश्लिष्ट योग्यात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि दोनों का पार्थक्य दिखाई पड़ने लगते हैं। दोनों की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। इस वर्ग की भाषाओं को बिल्कुल सहजता के साथ समझना या सीखना संभव होता है। यहाँ दोनों की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। इस वर्ग की जो भाषाएं हैं वह बिल्कुल सहजता से सरलता के साथ समझना या सीखना संभव हो जाता है। इस प्रकार की भाषा तुर्की है। इस प्रकार की भाषा को तुर्की भाषा कहते हैं। इस प्रकार की भाषा तुर्की भाषा है। वहाँ पर शब्दों में अवयवों का योग अत्यंत सुंदर होता है। यह जो वहाँ की जो तुर्की भाषा है, इनके शब्दों के अवयवों का योग जो है अत्यंत सुंदर होता है। मालूम पड़ता है कि किसी ने सुडौल ढांचे में शब्दों को काट छांट कर बैठा दिया है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस भाषा को किसी ने सुडौल ढांचे में काट छांट करके बैठा दिया है। जैसे एव बराबर घर एक वचन, एव देन बराबर घर से, एव एम बराबर मेरा घर, एव इम देन मेरे घर से, एवलेर घर बहुवचन, एवलेर देन घरों से, एवलेर इम मेरे घरों से। ये सभी जो है तुर्की भाषाओं का हिंदी में अर्थ हैं। अश्लिष्ट योग्यात्मक में रचनात्मक अर्थ तत्व के कहीं पूर्व में जुड़ता है। इनका योग्य मध्य, पूर्व या कभी अंत में भी आ सकता है। इसी के आधार पर इसके 4 भेद किए गए हैं। अश्लिष्ट योग्यात्मक में रचनात्मक अर्थ तत्व के कहीं पूर्व से जुड़ता है। इसका योग्य मध्य, पूर्व या कभी अंत में भी आ सकते हैं। इसके आधार पर इसके 4 भेद किए गए हैं। पहला है पूर्व योग्यात्मक। दूसरा मध्य योग्यात्मक, तीसरा अंत योग्यात्मक, चौथा है पूर्वांत योग्यात्मक। पहला पूर्व योग्यात्मक। इन भाषाओं में प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होता है। वाक्य के अंतर्गत शब्द बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। इन भाषाओं के अंतर्गत प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होते हैं। वाक्य के अंतर्गत शब्द बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। शब्दों की रूप रचना में संबद्ध तत्व केवल आरंभ में लगता है। इसी कारण ये पूर्व योग्यात्मक कही जाती है। शब्दों की रूप रचना के संबंध में केवल आरंभ में लगते हैं। इसी कारण से इसे पूर्व योग्यात्मक भी कहा जाता है। अफ्रीका की बांटू भाषा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। उसकी काफिर और जुलू भाषाओं से उदाहरण देखे जा सकते हैं। अफ्रीका की जो बांटू भाषा है उसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है। उसकी काफिर और जूली भाषाओं में इसका उदाहरण देखे जा सकते हैं। जुलू भाषा में उमू एक वचन का चिन्ह, अब बहुवचन का चिन्ह, नतु आदमी, नग से, इनके योग से शब्द बनते हैं। उन्मुतु, उमुंतु एक आदमी, अवंतु कई आदमी, नग उमुंतु आदमी से, नग अबंतु आदमियों से। काफिर भाषा प्रकृति और प्रत्यय, कु के लिए, ती हम, नी उन, पूर्व योग से निष्पन्न रचनाएं, कुती हमको या हमारे लिए, कुनी उनको या उनके लिए। इन सभी उदाहरणों में योग उमू या अब आदि
संबंध तत्व आरंभ में हैं। इन सभी उदाहरणों में योग आरंभ में है। दूसरा मध्य योग्यात्मक। इन भाषाओं में योग मध्य में होता है। इन भाषाओं में शब्द प्राय 2 अक्षरों के होते हैं। मध्य योग्यात्मक भाषाओं के अंतर्गत मध्य योग्यात्मक भाषाओं में योग बीच में होता है या मध्य में होता है, और इन भाषाओं में शब्द प्राय दो अक्षरों में होते हैं। इस प्रकार के उदाहरणों में भारत की भाषाएं और हिंद महासागर से अफ्रीका तक फैले द्वीपों की भाषाओं में मिलते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वह भारतीय भाषाओं और हिंद महासागर से अफ्रीका तक फैले द्वीपों की भाषाओं में मिलते हैं। संथाली भाषा का एक उदाहरण है प्रकृति और प्रत्यक्ष। मंझी मुखिया, प बहुवचन का चिन्ह, म पंझी मुखिए। इसी तरह योग से निष्पन्न रचनाएं दल, मारना, दपल, एक दूसरे को मारना। इन दोनों उदाहरणों में बहुतत्व का बोधक प और परस्परता का बोधक प शब्द दोनों मध्य योग के माने जाएंगे। इन दोनों उदाहरणों में स्पष्ट है कि बहुतत्व का बोधक प और परंपरा का बोधक प शब्द दोनों मध्ययोग में पाए जाएंगे, मध्ययोग में माने जाएंगे। तीसरा अंत योग्यात्मक। इस वर्ग की भाषाओं में योग की क्रिया शब्द के अंत में संपन्न होती है, अतः संबंध तत्व केवल अंत में जोड़ा जाता है। यूराल, अल्टाइक तथा भारत की द्रविड़ परिवार की भाषाएं ऐसी है। अंत योग्यात्मक के अंतर्गत जो वर्ग की भाषाएं हैं, इनमें योग की क्रिया शब्द के अंत में समाप्त होती है, संपन्न होती है, अतः इसके संबंध तत्व केवल अंत में ही जोड़ा जाता है, जो कि यूराल, अल्टाइक और भारत की द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। कुछ उदाहरण के लिए जा सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण है। तुर्की, प्रकृति और प्रत्यय, एव घर, एवलेर कई घर, एवलेर इम मेरे घर, कन्नड़, एक वचन बहुवचन, कर्ता सेवकनु, सेवकरू, कर्म सेवक ननु, सेवक रनु, करण सेवक निंद, सेवक रिंद, संप्रदान सेवक निगे, सेवक रिगे, संबंध सेवक न, सेवक र, अधिकरण सेवक नली, सेवक रली। इस प्रकार शब्द के अंत में रचना तत्व जोड़कर अर्थ बदल दिया गया है। चौथा है पूर्वांत योग्यात्मक। पूर्व का अर्थ है पहले और अंत में। इस वर्ग की भाषा योग्यात्मक और अयोग्यात्मक के बीच पड़ती है। पूर्वांत योग्यात्मक के अंतर्गत इसका अर्थ है पहले और अंत में। इस वर्ग की भाषाएं योग्यात्मक और अयोग्यात्मक के बीच में होता है। संबंध तत्व अर्थ तत्व के पूर्व और अंत में लगाया जाता है। इसका जो संबंध तत्व और अर्थ तत्व है, पूर्व और अंत में लगाए जाते हैं। पूर्वांत योग के उदाहरण न्यू गिनी की माफोर भाषा में मिलते हैं। पूर्वांत योग के उदाहरण न्यूगिरी की माफोर भाषाओं में मिलते हैं, जैसे प्रकृति और प्रत्यय, ज, मैं,
मम्न मम्नफ, सुनता, ऊ तू, जा मन ऊ, जा मन ऊ, मैं सुनता हूँ तुझे। यहाँ मनप के पूर्व और अंत दोनों और रचना तत्व का योग हुआ है। इस प्रकार अब तक हमने अश्लिष्ट योग्यात्मक भाषाओं के 4 भेद का अध्ययन किया। अब देखेंगे श्लिष्ट योग्यात्मक वर्ग। इस प्रकार से हम लोगों ने अश्लिष्ट योग्यात्मक भाषाओं के 4 भेद का अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोगों ने श्लिष्ट योग्यात्मक वर्ग को जानेंगे। ख श्लिष्ट योग्यात्मक, जिन भाषाओं में संबंध तत्व प्रत्यय को जोड़ने के कारण अर्थ तत्व वाले भाग में कुछ परिवर्तन के दर्शन होते हैं, किंतु संबंध तत्व की झलक अलग ही मालूम पड़ती है, तो वह भाषा श्लिष्ट योग्यात्मक होती है। जिन भाषाओं के संबंध में तत्व जोड़ने के कारण अर्थ तत्व वाले भाग में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं और उनके संबंध तत्व की झलक अलग ही मालूम पड़ती है, तो वह भाषा श्लिष्ट योग्यात्मक होता है। संस्कृत के वेद देह, भूत, भूगोल आदि शब्दों में वैदिक, दैहिक, भौतिक, भौगोलिक आदि शब्द बनते हैं। अरबी भाषा का एक उदाहरण देख सकते हैं। क, त, ल मारना धातु को लिया जा सकता है, जिसमें विभिन्न रचना तत्वों का योग करके कतल खून, कातिल भ मारने वाला, कित्ल शत्रु, यानी कतल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मूल शब्द क तत् ल से निष्पन्न सभी शब्द बने। संस्कृत के उदाहरण में वेद, देह, भूत, भूगोल आदि से शब्द बने। इनमें परिवर्तन होने का अंतवर्ती स्वरों का योग स्पष्ट प्रतीत होता है। यह कतल से जितने भी शब्द बनाए जा सकते हैं वह सभी मूल शब्द निष्पक्ष सभी शब्द के संस्कृत के उदाहरण में वेद, देह, भूत, भूगोल आदि शब्द बने। परिवर्तन पर अंतवर्ती स्वरों का योग स्पष्ट प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। इन शब्द में अर्थात वेद, वैदिक, देह, दैहिक, भूत, भौतिक, भूगोल, भौगोलिक इक जोड़ा गया है, किंतु आरंभिक वे इन और भू में कुछ परिवर्तन हो गया है। हम देख चुके हैं कि विकार आ जाने पर रचना तत्व और अर्थ तत्व को सहजता से पहचाना जा सकता है। संसार में इस वर्ग की भाषाएं अधिक है। भारोप्य, सामी और हामी परिवार की भाषाएं श्लिष्ट योग्यात्मक है। हम लोग देख चुके हैं कि विकार आ जाने पर रचना तत्व और अर्थ तत्व को सरलता से पहचाना जा सकता है, सहजता से पहचाना जा सकता है, और संसार में इस वर्ग की भाषाएं अधिक पाई जाती है, अधिक होती है। भारोप्य, सामी और हामी परिवार की भाषाएं श्लिष्ट योग्यात्मक होते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने श्लिष्ट योग्यात्मक के भी 2 वर्ग किए हैं।
पहला है अंतमुखी श्लिष्ट, दूसरा है बहिर्मुखी श्लिष्ट। फिर भी उन दोनों के दो दो उपभेद किए जा सकते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। भाषा वैज्ञानिक के द्वारा श्लिष्ट योगात्मक के दो भेद किए गए हैं, दो वर्ग किए गए हैं, अंतमुखी श्लिष्ट और बहिर्मुखी श्लिष्ट। इन दोनों के दो दो उपभेद किए गए हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। बहुत सी भाषाएं संयोगावस्था से वियोगावस्था बन गई है। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला आदि वियोगात्मक भाषाएं हैं। बहुत सी जो भाषाएं हैं वह संयोगावस्था से वियोगात्मक बन गई है, जो कि अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला आदि वियोगात्मक भाषाएं हैं। गो है प्रश्लिष्ट वियोगात्मक। जिन भाषाओं में अर्थ तत्व और रचना तत्व एक दूसरे में इतने घुल मिल जाते हैं कि इनको पृथक करना संभव नहीं होता, पहचानना भी कठिन होता है। प्रश्लिष्ट योगात्मक में के अंतर्गत जिन भाषाओं में अर्थ और रचना तत्व एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, उनको पृथक करना असंभव होता है, पहचानना भी कठिन हो जाता है। उनका योग ही ऐसा होता है कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। उनका योग ही ऐसा होता है, उनका मिलावट ही ऐसा होता है, उनका संयोग ही ऐसा होता है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि कई शब्दांशों के योग से नया शब्द बनता है। वह शब्द पूरे वाक्य का अर्थ बदल देता है। इसकी वास्तविकता की बात की जाए तो कई शब्दांशों के योग से नया शब्द बन जाते हैं और वह शब्द पूरे वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत के एक शब्द के आधार पर इसको स्पष्ट किया जा सकता है। जिगमिस्ती, वह जाना चाहता है। इस शब्द में ही वह जाना चाहना, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन आदि आशयों का ज्ञान हो जाता है। इन शब्द में ही वह जाना चाहना, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन आदि शब्दों का ज्ञान हो जाता है। एक शब्द होते हुए भी पूरे वाक्य का काम करता है। इसी तरह पिपटी सामी का अर्थ होता है मैं पढ़ना चाहता हूँ। यह भी एक शब्द होकर पूरे वाक्य का अर्थ देता है। इस कोटि में एक्सिमो या बास्क भाषाएं आती है। बास्क भाषा का एक उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण है द करकी ओत, मैं इसे उस तक ले जाता हूँ। नकारस, तू मुझे ले जाता है। हकात, मैं तुझे ले जाता हूँ। इस तरह एक एक अवयव से जितना अर्थ हो सकता है संक्षिप्त होकर एक अर्थ का वाचक हो जाता है। इस तरह का एक एक अवयव जितने भी अर्थ हो सकते हैं वह संक्षिप्त होकर के अर्थ का वाचक हो जाता है। आकृति मूलक वर्गीकरण के उपयुक्त प्रमुख भेद हैं, लेकिन जब तक संसार की सभी भाषाओं का सूक्ष्म अध्ययन नहीं होगा तब तक
अयोग्यात्मक योग्यात्मक वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। आकृतिमूलक वर्गीकरण के उपर्युक्त प्रमुख भेद हैं, लेकिन जब तक संसार की सभी भाषाओं का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन नहीं हो जाता है, तब तक अयोग्यात्मक योग्यात्मक वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं किया जा सकता है। साथ ही भेदीकरण के उपर्युक्त सभी आधार न्यूनाधिक मात्रा में सभी भाषाओं में पाए जाते हैं। शिष्ट और प्रश्लिष्ट में निश्चित विभाजक रेखा खींचना बड़ा कठिन है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भाषाओं का वर्गीकरण और इसके अंतर्गत आकृति मूलक के विषय में जाना है। अगले वीडियो में हम लोगों ने भाषाओं का वर्गीकरण के ही अंतर्गत आकृति मूलक के बाद पारिवारिक मूलक के विषय में जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।